कभी सोचा है कि विशाल समंदर के बीच, जहां दूर दूर तक मतलब सिर्फ पानी ही पानी हो, वहां अचानक कोई जमीन का टुकड़ा दिख जाए? तो वो क्या हो सकता है? कोई अनदेखा द्वीप, या शायद कुछ और, कोई ऐसी जगह जहां वक्त धीमा पड़ जाता हो, या जहां जाने वाले लौटते नहीं? आज हम प्रशांत महासागर के ऐसे ही गुमनाम, काफी रहस्यमयी हिस्से की बात कर रहे हैं। एक ऐसी लोकेशन जहां कह सकते हैं कि दुनिया के सबसे अनुभवी नेविगेटर्स भी जाने से हिचकते हैं। इसका एक अनौपचारिक नाम भी है, इस्ला मल्दिता। ये स्पेनिश शब्द है, इनका मतलब होता है शापित द्वीप। हमारे पास ना इस जगह से जुड़ी कुछ बहुत दिलचस्प कहानियां हैं, कुछ पुराने जहाजों के लॉगबुक से, कुछ रिपोर्ट्स हैं, और हाँ, वहां के मछुआरों की पीढ़ियों पुरानी बातें भी हैं। तो चलिए इन्हीं स्रोतों में थोड़ा गहरा उतरते हैं और देखते हैं कि ये इस्ला मालदीता की पहेली आखिर हमें कहाँ ले जाती है। कहानी की शुरुआत करते हैं साल 1954 से। एक अमेरिकन रिसर्च वेसल था, नाम था SS इक्लिप्टिका। इक्लिप्टिका। वो प्रशांत महासागर के उस दूर दराज इलाके में ना सी बेड मैपिंग जैसा कुछ कर रहा था। रूटीन काम था, बिल्कुल सब नॉर्मल चल रहा था। सब नॉर्मल चल रहा था, लेकिन फिर अचानक उनके इक्विपमेंट ने एक अजीब सा, एक अनजाना रेडियो सिग्नल पिक करना शुरू किया। हाँ, और ये सिग्नल की फ्रीक्वेंसी पहचानी हुई नहीं थी। मतलब ना तो ये किसी आम रेडियो सोर्स जैसा था, ना ही कोई नेचुरल सोर्स लग रहा था। पैटर्न बिल्कुल अलग था। और बात यही खत्म नहीं हुई। क्रू ने नोटिस किया कि उनके नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट्स गड़बड़ाने लगे थे। सबसे पहले तो कंपास, वो अजीब तरह से घूमने लगा। मतलब किसी एक दिशा में टिक ही नहीं रहा था, बस गोल गोल, जैसे आसपास कोई बहुत ही ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड हो। फिर उन्होंने रडार चेक किया। अब देखिए, आसमान बिल्कुल साफ था, कोई बादल नहीं, तूफान नहीं, पर रडार स्क्रीन पर एक बड़ा सा काला पैच दिख रहा था। काला पैच? हाँ, जैसे जहाज के चारों तरफ कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो गई हो जो रडार वेव्स को ब्लॉक कर रही थी। से बुरा शगुन या शापित एरिया कहने लगे थे। लेकिन कैप्टन, वो थोड़ा विज्ञान पर यकीन रखने वाला था। उसने कहा, भाई, विज्ञान में शाप नहीं होते, सिर्फ ऐसा डेटा होता है जैसे हम अभी समझ नहीं पा रहे हैं। अच्छा। तो सिचुएशन को और समझने के लिए कैप्टन ने एक छोटा सा रिमोट कंट्रोल्ड ड्रोन भेजने का फैसला किया। ड्रोन भेजा, ठीक। ड्रोन हवा में उड़ा भी। उसने कुछ तस्वीरें और डेटा भेजना शुरू ही किया था कि बस कुछ ही सेकंड्स में स्क्रीन पर सिर्फ स्टैटिक नॉइज और ड्रोन से कनेक्शन पूरी तरह टूट गया। अरे, गायब हो गया? हाँ, समंदर में कहीं खो गया, मिला ही नहीं फिर। और उस सिग्नल का क्या हुआ? वो अजीब सा सिग्नल, क्या वो रिकॉर्ड हुआ था? हाँ, रिकॉर्ड तो किया गया था, सिग्नल भी और बाकी इंस्ट्रूमेंट्स का डेटा भी। लेकिन SS इक्लिप्टिका जब वापस पोर्ट पर आई, तो उस खास दिन का सारा डेटा रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। या कह लीजिए फाइलें करप्ट हो गईं, ऐसा बताया गया। वो कभी पब्लिक नहीं हुआ। ये तो शक पैदा करता है। बिल्कुल। ये पूरी घटना ना, ये दिखाती है कि कैसे तकनीक की अपनी सीमाएं हैं और कैसे अनजाना डर इंसान पर हावी हो सकता है। क्या वो सच में तकनीकी गड़बड़ थी, या कुछ ऐसा था जिसे समझाया ही नहीं जा सका? ये सवाल तो है। और कहानी यहाँ रुकी नहीं। अगले ही साल 1955 में एक ब्रिटिश सर्वे टीम उसी इलाके में पहुंची। कहाँ? शायद वो इक्लिप्टिका की रिपोर्ट की जांच करने ही गए हों। हो सकता है। और उन्होंने वो देखा जिसकी किसी को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। पानी के बीच में एक द्वीप। सही कहा। उनके रिकॉर्ड्स यही बताते हैं, एक छोटा पहाड़ी जैसा द्वीप। और उसमें क्या खास था? खास बात यह थी कि द्वीप के बिल्कुल बीचों बीच एक पुराना पत्थर का ढांचा खड़ा था, जैसे कोई मंदिर हो या कोई पुरानी ऑब्जर्वेटरी। अच्छा। लेकिन उसकी बनावट, उसका आर्किटेक्चर, वो किसी भी ज्ञात मतलब नोन सिविलाइजेशन से मैच नहीं कर रहा था। बिल्कुल अनोखा डिजाइन था। टीम में काफी सावधानी से अलग अलग एंगल्स से उस द्वीप की कई तस्वीरें ली। लेकिन फिर वही बात हुई है ना, कुछ गड़बड़। हाँ, वही रहस्य। जब वो लोग वापस अपने बेस पर लौटे और तस्वीरों को डेवलप किया गया, तो सब हैरान रह गए। क्यों? क्या हुआ तस्वीरों में? तस्वीरों में वो द्वीप था ही नहीं। क्या? सिर्फ नीला समंदर और लहरें दिख रही थी, जैसे वहां कुछ था ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? मतलब तस्वीरें ली और द्वीप गायब? यही सवाल सबके दिमाग में था। कैमरे को, नेगेटिव्स को, सबको जांच के लिए लंदन भेजा गया, रॉयल लेबोरेटरी में। अच्छा। महीनों की जांच चली और जो रिपोर्ट आई उसने तो रहस्य को और भी गहरा कर दिया। रिपोर्ट में साफ लिखा था, इमेज अनॉमली, ऑब्जेक्ट नॉट प्रेजेंट इन फिजिकल रियलिटी।
ऑब्जेक्ट नॉट प्रेजेंट, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब था कि न सिर्फ तस्वीरों में कोई गड़बड़ी थी, बल्कि लैब का ये मानना था कि जिस समय वो तस्वीरें खींची गईं, उस समय हकीकत में वहां कोई द्वीप मौजूद ही नहीं था। अविश्वसनीय। मतलब एक पूरा का पूरा द्वीप दिखा, तस्वीरें ली गईं और फिर पता चला कि वो सच में था ही नहीं। बिल्कुल। और यहीं से ये इस्ला मालदीता का नाम नाविकों और रिसर्चर्स के बीच एक तरह से एक टैबू जोन बन गया। कोई इधर जाना नहीं चाहता था। वैज्ञानिक कम्युनिटी में इसको लेकर कई थियरीज भी बनी। एक जो काफी प्रमुख थियरी है वो ये है कि ये इलाका एक स्पेस टाइम डिस्टॉर्शन जोन हो सकता है। स्पेस टाइम डिस्टॉर्शन जोन, ये तो सुनने में ही बड़ा साइंस फिक्शन जैसा लगता है। आसान शब्दों में ये क्या होता है? आसान शब्दों में समझें तो आइंस्टीन ने बताया था कि स्पेस यानी जगह और टाइम यानी समय, ये दोनों मिलकर एक चादर जैसे हैं, स्पेस टाइम फैब्रिक। हाँ, सुना है। आमतौर पर ये फ्लैट होता है, लेकिन अगर कहीं बहुत ज्यादा एनर्जी हो या ग्रेविटी हो तो ये चादर मुड़ सकती है, खिंच सकती है। जैसे चादर पर कोई भारी गेंद रख दें तो वो बीच में धंस जाती है ना। हाँ हाँ। तो स्पेस टाइम डिस्टॉर्शन जोन मतलब एक ऐसी जगह जहां ये स्पेस टाइम का ताना बाना असामान्य रूप से मुड़ा हुआ हो या अस्थिर हो। तो वहां क्या होता है? ऐसी जगह पर लाइट, टाइम, ग्रेविटी, ये सब हमारे जाने पहचाने नियमों के हिसाब से काम नहीं करते। उनका बर्ताव बदल जाता है। तो ये जो कंपस का घूमना था, रडार का फेल होना या शायद द्वीप का दिखना और फिर गायब हो जाना, ये सब ऐसी थ्योरी के दायरे में फिट हो सकते हैं। तो क्या ये डिस्टॉर्शन ही वो दरवाजा है जिसके खुलने की बात होती है? क्योंकि दूसरी तरफ जो स्थानीय कहानियां हैं वो तो इसे किसी और दुनिया का रास्ता, एक पोर्टल मानती हैं। हाँ, ये बड़ा दिलचस्प कनेक्शन है। जो लोकल मछुआरे हैं, जो पीढ़ियों से उस इलाके के आसपास समुद्र में जाते रहे, वो पूर्णिमा की कुछ खास रातों का जिक्र करते हैं। पूर्णिमा की रातें? हाँ, उनका कहना है कि कभी-कभी आधी रात के बाद समंदर के बीच से एक अजीब सी हल्की सफेद रोशनी निकलती दिखती है। रोशनी? कैसी रोशनी? बस एक हल्की सफेद सी चमक, और उस रोशनी के साथ घने कोहरे या धुंध के बीच कुछ पलों के लिए जमीन का एक टुकड़ा दिखाई देता है। वही पहाड़ी द्वीप, वही पुराना ढांचा। और फिर जैसे अचानक आया था वैसे ही गायब हो जाता है। तो देखिए, वैज्ञानिक भाषा में डिस्टॉर्शन और लोक कथाओं में पोर्टल। हो सकता है दोनों एक ही चीज की तरफ इशारा कर रहे हों। ये रोशनी और गायब होता द्वीप सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। और शायद सबसे परेशान करने वाला किस्सा तो 1978 का है, वो हिरो तनाका वाला। हाँ, हिरो तनाका का अनुभव, वो इस पहेली का एक और बहुत अहम और दुखद हिस्सा है। तनाका एक अनुभवी जापानी मछुआरा था। लेकिन एक रात वो एक बहुत भयंकर समुद्री तूफान में फंस गया। उसकी नाव टूट गई और वो बेहोश होकर लहरों के सहारे बहता रहा। और जब उसे होश आया, कहाँ था वो? जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक अनजान रेतीले किनारे पर पाया, बिल्कुल अकेला। अनजान किनारा? हाँ, चारों तरफ अजीब से दिखने वाले पेड़ पौधे थे। पत्थरों पर कुछ ऐसे निशान खुदे थे जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे, अपरिचित से। उसने क्या किया फिर? उसने बताया कि उसने द्वीप पर कुछ घंटे बिताए, थोड़ा अंदर की तरफ गया। उसे कहीं से एक धीमी उदास सी धुन सुनाई दे रही थी, जैसे कोई बहुत पुरानी भूली हुई जुबान में गा रहा हो। धुन? हाँ, उसने कहा कि उसे वहां बड़ा अजीब सा लग रहा था, जैसे वो जगह सही नहीं थी, कुछ गड़बड़ थी। लेकिन सबसे अजीब बात तो तब हुई जब वो वहां से निकला है ना, वो समय वाला हिसाब। बिल्कुल, वही सबसे चौंकाने वाली बात थी। तनाका का कहना था कि उसके अंदाजे से वो उस द्वीप पर शायद 5 या 6 घंटे ही रहा होगा। अच्छा। किसी तरह वो एक टूटे हुए लकड़ी के लट्ठे के सहारे वापस समंदर में पहुंचा, और किस्मत अच्छी थी कि उसे गुजरते हुए जहाज ने देख लिया और बचा लिया। बच गया वो? हाँ, लेकिन जब उसने जहाज पर पहुंचकर क्रू से टाइम पूछा, तारीख पूछे, तो उसके होश उड़ गए। क्यों? क्या हुआ? उसके हिसाब से तो द्वीप पर सिर्फ कुछ घंटे बीते थे, लेकिन असल दुनिया में जहां वो वापस आया था वहां पूरे 3 दिन गुजर चुके थे। 3 दिन? 5-6 घंटे के बदले 3 दिन? ये कैसे मुमकिन है? यही सवाल डॉक्टरों और साइकाइट्रिस्ट ने भी पूछा। जब तनाका को वापस जापान लाया गया, उसकी फिजिकल जांच हुई, लेकिन डॉक्टरों को समय के इस गैप का कोई साइंटिफिक कारण समझ नहीं आया। तनाका का मानसिक संतुलन बुरी तरह बिगड़ चुका था। वो लगातार उसी द्वीप की, उन निशानों की और उस अजीब सी धुन की बातें करता रहता था। और दुख की बात यह है कि कुछ ही महीनों बाद उसकी मौत हो गई। ओह, क्या उसने कुछ लिखा था इसके बारे में, कोई डायरी या कुछ? हाँ,
उसकी एक छोटी सी डायरी मिली थी। उसमें उसने अपने अनुभव के बारे में कुछ टूटी-फूटी बातें लिखी थी। क्या लिखा था? उसमें एक जगह लिखा था, जब मैं वहां था मुझे लगा मैं दुनिया के किसी और कोने में नहीं बल्कि किसी और समय में हूं। किसी और समय में? हाँ, ये बयान सीधे सीधे टाइम डिस्प्लेसमेंट यानी समय के विस्थापन के आइडिया की तरफ इशारा करता है। टाइम डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये उस स्पेस टाइम डिस्टॉर्शन से जुड़ा है जिसकी बात आप कर रहे थे? हाँ, बहुत हद तक उससे जुड़ा हो सकता है। टाइम डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि समय की गति हर जगह एक जैसी नहीं रहती। अच्छा। उस थ्योरी के मुताबिक अगर स्पेस टाइम बहुत ज्यादा मुड़ा हुआ हो, जैसे शायद उस द्वीप के पास हो, तो वहां समय बाहरी दुनिया के मुकाबले या तो बहुत तेजी से बीत सकता है या फिर बहुत धीरे। ओह! तनाका के मामले में ऐसा लगता है कि द्वीप पर समय बहुत धीरे बीता, मतलब उसके लिए सिर्फ कुछ घंटे, जबकि बाहरी दुनिया में समय तेजी से गुजर गया, पूरे 3 दिन। बाप रे! ये विचार हमारी जो समय की सीधी रेखा वाली समझ है ना, उसे पूरी तरह से चैलेंज करता है। और शायद ये इस्लाम अलबीता से जुड़ी सबसे रहस्यमयी और दिमाग घुमा देने वाली बात। तो क्या ये रहस्य आज भी है? मेरा मतलब है, आज तो सैटेलाइट का जमाना है, हम धरती के हर कोने की तस्वीर ले सकते हैं ना, तो क्या सैटेलाइट से कुछ पता नहीं चलता उस जगह का? यही तो बात है जो इसे और भी अजीब बनाती है। आज के इस हाईटेक सैटेलाइट युग में भी प्रशांत महासागर का वो खास एरिया, वो लोकेशन एक तरह का ब्लाइंड स्पॉट बना हुआ है। ब्लाइंड स्पॉट मतलब उस इलाके की जो सैटेलाइट तस्वीरें आती हैं वो अक्सर या तो धुंधली होती हैं, ब्लरी, या फिर पूरी तरह से करप्टेड होती हैं, कुछ साफ नजर ही नहीं आता। ऐसा क्यों? नासा या दूसरी स्पेस एजेंसियां क्या कहती हैं इस बारे में? देखिए, ऑफिशियली तो इसे एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस या कोई टेक्निकल ग्लिच बता के टाल दिया जाता है। शक है कि इन तस्वीरों को शायद जानबूझकर सेंसर या एडिट किया जा रहा है। जानबूझकर? पर क्यों? मतलब कौन छुपाएगा एक द्वीप को और क्यों? ये $1 मिलियन का सवाल है। सही कहा आपने। इसी से जुड़ी एक जापानी रिसर्चर की स्टडी है। उसने कई सालों के सैटेलाइट डेटा को एनालाइज किया। अच्छा, क्या मिला उसे? उसने पाया कि हर साल एक खास दिन, तारीख बताई नहीं गई है, ठीक रात के 2:30 बजे उस अनुमानित लोकेशन पर कुछ मिनटों के लिए एक छोटी सी धुंधली सी परछाई या इमेज दिखती है सैटेलाइट पर। रात के 2:30 बजे? हाँ, और सुबह होने से पहले वो फिर गायब हो जाती है। और ये परछाई ठीक उसी जगह दिखती है जहां इस्लाम मालदीता के कोऑर्डिनेट्स माने जाते हैं। एक मिनट, रात के 2:30 बजे दिखने वाली परछाई, ये तो उन मछुआरों की कहानी से कितनी मिलती है जो रात में वो सफेद रोशनी देखने की बात करते हैं। बिल्कुल, कनेक्शन तो सीधा लगता है। वो मछुआरे भी अक्सर आधी रात के बाद ही उस रोशनी को देखने का दावा करते हैं, और वो कहते हैं कि रोशनी किसी पुराने मंदिर जैसे दिखने वाले ढांचे से आती है। तो क्या सैटेलाइट की वो परछाई और मछुआरों की देखी हुई रोशनी एक ही चीज है? क्या वो ढांचा वाकई कोई एनर्जी छोड़ता है जो सैटेलाइट को भी प्रभावित करती है? ये सब फिलहाल अटकलें ही हैं। और किंवदंतियां, क्या उनमें और भी कुछ है? मतलब कोई और डरावनी बातें? हाँ, कुछ किंवदंतियां तो और भी ज्यादा परेशान करने वाली हैं। एक कहानी ये कहती है कि अगर कोई इंसान उस द्वीप पर कदम रख दे और मान लीजिए वापस लौट भी आए, हाँ, तो वो दुनिया के समय के बहाव से हमेशा के लिए कट जाता है। कट जाता है? कैसे? मतलब उसके लिए तो शायद कुछ घंटे या दिन ही बीते हों द्वीप पर, लेकिन जब वो वापस लौटता है तो बाहरी दुनिया में सालों या दशक या शायद सदियां बीत चुकी होती हैं। सदियां? हाँ, उसके जानने वाले सब जा चुके होते हैं, दुनिया पूरी तरह बदल चुकी होती है, वो अपने ही समय में एक अजनबी बन जाता है। ये तो भयानक है, जैसे टाइम ट्रैवल करके भविष्य में पहुंच गए पर अपना सब कुछ पीछे छूट गया। हाँ, बिल्कुल। और कुछ सबसे पुरानी कहानियां तो ये भी कहती हैं कि वो द्वीप वो इंसानों का है ही नहीं। तो किसका है? कहते हैं वहां किसी और दुनिया के प्राणी रहते हैं। कुछ कहते हैं वो आसमान से आए हैं, कुछ का मानना है कि वो समुद्र की गहराइयों में बसते हैं, और ये द्वीप सतह पर आने का सिर्फ उनका एक दरवाजा है। तो हमारे पास क्या क्या है? अजीब सिग्नल, गायब होता ड्रोन, गायब होता द्वीप, समय का ये अजीब खेल, रहस्यमयी रोशनी और वो ढांचा, सैटेलाइट की गड़बड़ियां, हीरो तनाका का अनुभव और ये डरावनी किंवदंतियां। ये सब किस तरफ इशारा कर रहे हैं? आखिर ये इस्लाम मालदीता है क्या? यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या ये वाकई में एक शापित जगह है जहां फिजिक्स के नियम ही बदल जाते हैं, या ये प्रकृति का कोई बहुत ही रेयर पर नेचुरल फिनोमेना है जिसे हमारा विज्ञान अभी समझ नहीं पाया है? या फिर ये सारे कहानियां, ये सारे संकेत
किसी और गहरे सच की तरफ इशारा कर रहे हैं, शायद किसी दूसरे डायमेंशन का, किसी दूसरी रियलिटी का एंट्री पॉइंट। इन सभी घटनाओं और कहानियों में एक बात कॉमन लगती है, ये जगह हमारे जाने पहचाने लॉजिक और फिजिक्स के नियमों को सीधी चुनौती दे रही है। ये सिर्फ एक ज्योग्राफिकल मिस्ट्री नहीं है, ये तो हमारे अस्तित्व और रियलिटी की समझ पर ही सवाल उठा देती है। बिल्कुल, ये कहानियां, ये अधूरे सबूत, ये साइंटिफिक अटकलें और लोकल बिलीफ्स, ये सब मिलकर हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, क्या ये मुमकिन है कि कोई जगह फिजिकल लॉज को इस तरह से बेंड कर सकती है? या फिर ये सब हमारे अपने अंदर का कोई डर है, अनजाने का डर, हमारी जिज्ञासा या चीजों को जानने का लालच, शायद ये सब उसी का आईना हो। विज्ञान अभी भी इन सवालों के जवाब ढूंढ रहा है, पर हो सकता है कुछ पहेलियां सुलझने के लिए बनी ही ना हो, शायद वो हमें हमारी लिमिट्स का एहसास दिलाने के लिए होती हैं। एक बात तो बिल्कुल साफ है, इस मॉडर्न जमाने में भी दुनिया के बहुत से बड़े राज आज भी समंदर की गहराइयों में या ऐसे ही गुमनाम कोलों में छिपे हुए हैं, और हर लहर के नीचे न जाने कितनी ऐसी अनसुनी कहानियां दबी पड़ी हैं। तो अगली बार जब कोई नक्शा देखे या समंदर के किनारे खड़ा हो और दूर कहीं किसी अनजानी जमीन का धुंधला सा एहसास हो, तो शायद ये याद रखना चाहिए कि दुनिया में हर जगह गूगल मैप काम नहीं करता, और कुछ रहस्य शायद समझने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ महसूस करने और हैरान होने के लिए ही बने होते हैं।